हेलो एवरीवन। आज के हमारे पहले कोरल ड्रॉ के सेशन में हम लोग देखेंगे कि कोरल ड्रॉ में हमारे पास कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं और स्पेशली हम शेप्स के ऊपर बात करेंगे। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे तो आप लोगों के पास इस तरह का एक यूज़र इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि अभी हाइड हैं, लाइक हम उन्हें अभी सेलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इनमें से ऐसे हैं जिनको जो विजिबल हैं और जिन्हें आप अभी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक न्यू अपना डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट करते हैं। तो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए या तो हम इस प्लस के सिंबल के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर हम शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, और न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एन। ठीक, मैंने कंट्रोल एन किया और मेरे पास एक पॉपअप विंडो जो है वो सामने आ गई है। अब यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें वो हमें बता रहा है। पहला है नेम, लाइक जो भी हम डॉक्यूमेंट अपना क्रिएट कर रहे हैं उसका क्या नाम रखना चाह रहे हैं हम। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो भी रख सकते हैं अगर हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। आगे हमारे पास प्रीसेट इसका आ रहा है। ठीक है, प्रीसेट हमारे पास एक स्टैंडर्ड मल्टीपल स्टैंडर्ड है हमारे पास। ठीक, लाइक हम लोग कोरल ड्रॉ का जो डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड है वो अभी फॉलो करना चाह रहे हैं, या फिर हम वेब के लिहाज से अपना जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम सिर्फ जो कस्टम है उसी को यूज़ कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन हम लोगों के पास है नंबर ऑफ़ पेजेस। अब नंबर ऑफ़ पेजेस ये एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है। जैसे आप लोग अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास एक शीट तो बाय डिफ़ॉल्ट आती है, लेकिन हम लोग एक से ज़्यादा शीट्स भी वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर हम लोग एक से ज़्यादा शीट जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर डिफाइन कर देंगे कि हमें 2 शीट्स चाहिए, या फिर अगर इवन 10 शीट्स भी अगर हमें चाहिए। ठीक है, तो वो 10 डिफरेंट पेजेस जो है हमारे इस सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर वो क्रिएट कर देगा। अब देखा जाए, अगर हम रियल लाइफ एक एग्जांपल इसके ऊपर लें तो अ, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक असाइनमेंट है। ठीक, और वो हमने वर्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमने वो बनानी है। अब वो असाइनमेंट कंसिस्ट कर रही है ऑलमोस्ट 5 पेजेस के ऊपर। तो इंटेलिजेंटली हम लोग यही काम कर रहे होते हैं कि बजाय इसके कि हम 5 डिफरेंट वर्ड की फाइल्स बनाएं, ठीक है, हम एक ही फाइल बनाते हैं और उसके अंदर 5 डिफरेंट जो पेजेस हैं वो हमने ऐड किए होते हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरह अगर हम 5 डिफरेंट फाइल्स बना लेंगे तो उनको कैरी करना, उनको संभालना भी ज़्यादा मुश्किल है। तो बजाय इसके कि अगर आप लोगों का काम एक पेज से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग कोशिश ये करें कि आप लोग एक से ज़्यादा पेज यहाँ पर ऐड कर लें। अगर आप यहाँ पर नहीं भी ऐड करते तो आगे भी हमारे पास अभी ऑप्शन आएगी, हम वहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए चले हम यहाँ पर 1 पेज ही रखते हैं, और बाद में हम इसे एक्स्ट्रा पेज भी ऐड इस पे कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है प्राइमरी कलर मोड्स की। यहाँ पर हमारे पास दो मेजर कलर स्कीम्स जो है बताई जा रही हैं। एक है हमारे पास CMYK और सेकंड है RGB। अभी के लिए जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए मैं आप लोगों को इन दोनों के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, लेकिन इसको हम आगे जब कलर स्कीम्स के ऊपर अपना लेक्चर देंगे, ठीक है, तो उसके अंदर ये चीज़ प्रॉपर हम डिफाइन करेंगे। RGB और CMYK ये हम लोगों के पास कुछ कलर स्कीम्स हैं, कुछ कलर के स्टैंडर्ड्स हैं। अब RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन और ब्लू। अब RGB जो स्कीम है उसके अंदर ये कहा जाता है कि हम लोगों के पास जितने भी कलर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी कलर हम लोगों के पास बन रहे हैं वो रेड, ग्रीन और ब्लू इन तीनों से मिलके बने हैं। ठीक है, और अभी मैं आप लोगों को बल्कि इसकी एक एग्जांपल भी देता हूँ। और जो CMYK है, RGB स्पेशली हमारा यूज़ होता है डिजिटल मीडिया के लिए। लाइक अगर हम लोग कोई लोगो बना रहे हैं या कोई बैनर डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई ब्रोशर डिज़ाइन कर रहे हैं, और वो चीज़ हमारा वो जो रिज़ल्ट है अगर किसी
वेब पेज के ऊपर या किसी फेसबुक पेज के ऊपर एज अ कवर फोटो या एज अ पोस्ट अगर हमने शो करना है, तो फिर हम अपना काम आरजीबी के अंदर करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसा काम आता है कि क्लाइंट ने आपको एक काम दिया है और वो जो काम है वो बाद में प्रिंट होना है, ठीक है, लाइक फिजिकली किसी कार्डबोर्ड के ऊपर या फिर किसी पेपर के ऊपर अगर उसने प्रिंट होना है, तो फिर हम लोग ये काम करेंगे कि हम अपना सारा काम CMYK के अंदर करेंगे। क्योंकि कुछ कलर्स जो हैं वो आपके CMYK के अंदर शो नहीं होते अगर आप लोग RGB के अंदर काम कर रहे हैं, और सेम वही चीज़ अगर आप RGB में काम कर रहे हैं तो वो CMYK के अंदर शो नहीं होंगे, क्योंकि हर कलर जो है वो प्रिंटेबल नहीं होता। आ, हम लोगों की आंखों के अंदर एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ये चीज़ें, ये 3 कलर जो हैं ये ऑलरेडी मौजूद होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, जिसकी वजह से हम लोग कलर्स को डिफ़ाइन कर पा रहे होते हैं। अगर आप लोगों को आइडिया होगा कि एक बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस की, उसका जो एक मसला है उस बीमारी के अंदर वो ये है कि कलर्स को डिफ़ाइन नहीं किया जा रहा होता, लाइक ये वाला जो फ़ीचर होता है एक ह्यूमन आई के अंदर, वो ख़राब हो चुका होता है या वो एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा होता। जिसकी वजह से एक इंसान कलर्स को प्रॉपर डिफाइन नहीं कर पा रहा था, उसे कलर्स नज़र नहीं आ रहे होते, उसके लिए हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट ही होती है। तो आरजीबी कलर के अंदर कोई भी काम हुआ होगा, हम लोग अगर एज अ ह्यूमन आई उस चीज़ को देख रहे होंगे तो वो हमें ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें नज़र आ जाएगी। लेकिन जब उसी आरजीबी को हम प्रिंट करेंगे तो वो कलर्स के अंदर कुछ फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। इसकी मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर एक एग्जांपल दूँ, ओके, अब हम लोगों के पास यहाँ पर दो पिक्चर्स मौजूद हैं और ये दोनों सेम पिक्चर्स हैं, और एक जो है वो हमारे पास आरजीबी स्टैंडर्ड के अंदर है और दूसरी CMYK के स्टैंडर्ड के अंदर है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आरजीबी के अंदर हम लोग चीज़ों को मल्टीमीडिया या डिजिटल मीडिया के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, और इन पिक्चर्स को हम अमूमन प्रिंट नहीं कर रहे होते, ठीक है। लेकिन अगर इसी पिक्चर को हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है, या इसका स्टैंडर्ड चेंज करेंगे, तो ये वो फॉर्मेट आ जाएगी जो हमें एज अ प्रिंट फॉर्म के अंदर मिलेगी, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कलर्स के अंदर डिफरेंस आ चुका हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर कलर आपका प्रिंटेबल नहीं होता, हर कलर आपका प्रिंट नहीं हो सकता। तो प्रिंटिंग कलर्स जो है वो आपके डिफरेंट है, वो आपके CMYK के अंदर आते हैं, और वो कलर्स जो कि आप सिर्फ अ, देखने की हद तक उनको यूज़ कर रहे हैं वो आपके RGB के अंदर आते हैं। और अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी और ज़्यादा डिटेल में देखें, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि RGB जो कलर्स हैं हम लोगों के पास, वो रेड, ग्रीन और ब्लू, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और आप लोग यहाँ पर साथ साथ देख सकते हैं कि जब अगर हम सिर्फ R और G यानी कि रेड और ग्रीन को कंबाइन करें, तो हम लोगों के पास इन दोनों के कॉम्बिनेशन से येलो कलर जो है वो जनरेट होता है। और अगर हम लोगों के पास रेड और ब्लू कलर हो, इन दोनों को अगर हम मिक्स करें तो हमारे पास मैजेंटा कलर आ जाता है। और अगर हम इन तीनों कलर्स को मिला लें तो हमारे पास वाइट कलर जो है वो बन रहा होता है। लेकिन ये सारी स्कीम हम लोगों के पास है RGB में। अगर हम बात करें CMYK के अंदर, तो CMYK के अंदर कहा जाता है कि हम लोगों के पास 4 स्टैंडर्ड कलर्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास सियान है, एक मैजेंटा है, एक येलो कलर है और एक ब्लैक कलर है। और इन तीनों को जब कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास CMYK के अंदर ब्लैक कलर जो है वो जनरेट होता है, ठीक। तो अभी के लिए हम RGB अपना यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस के अंदर हम लोगों के पास पेज साइज़ की ऑप्शन है कि हम अपना पेज साइज़ क्या रखना चाह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेटर साइज़ है, हमारे पास A4, A5, जितने भी हमारे पास स्टैंडर्ड साइज़ है वो सब यहाँ पर मौजूद हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों के पास ऑप्शन है अपनी मर्ज़ी से अगर हम विड्थ और हाइट चेंज करना चाह रहे हैं। अब
ये जो वैल्यूज़ हैं हम लोग इन्हें डिफरेंट यूनिट्स के अंदर भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी के लिए यहाँ पर मिलीमीटर सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो हम मिलीमीटर्स, इंचेस, पॉइंट्स, पिक्सेल्स के अंदर हम कोई अगर वैल्यू देना चाह रहे हैं या फीट्स के अंदर कोई वैल्यू देना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम अपना यूनिट सेलेक्ट करके और यहाँ पर उसे वो वैल्यू असाइन कर देंगे। फॉर एग्जांपल अभी ये है 210 मिलीमीटर विड्थ, तो अगर मैं इसको इंचेस में कन्वर्ट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली उसको इंचेस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। और ओरिएंटेशन डेफिनेटली हम लोगों के पास एक पोर्ट्रेट है और दूसरी लैंडस्केप है। तो अगर आप लोग किसी लैंडस्केप पिक्चर के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, अगर आप लोगों का काम इस तरह का है कि वो लैंडस्केप के ऊपर आएगा, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। रेजोल्यूशन आपकी यहाँ पर मैक्सिमम 300 है, और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप 300 ही यूज़ करें, क्योंकि इसके अंदर आपका जो काम है उसमें क्वालिटी ज़्यादा होती है। और कुछ फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर भी ये चीज़ पहले से बताई गई होती है कि आप कोई भी अगर पिक्चर अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, या कोई भी आप काम देंगे, तो वो मिनिमम मिनिमम भी 300 डॉट पर इंच, ठीक है, उसकी रेजोल्यूशन होगी। ये डीपीआई जो है इसका मतलब है डॉट पर इंच। तो ये हमने 300 ही यहाँ पे रख ली और हम क्या करते हैं, इसे ओके कर देते हैं। अब ओके करने के बाद आप लोग देखेंगे कि हम लोगों के पास एक पेज यहाँ पर आ गया है। अब इस पेज को हम लोग अपना कैनवस पेपर कह रहे होते हैं, ठीक है, और हमने अपना जो भी काम करना है वो इस पेज में ही हम लोग करेंगे। अब अगर आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की हो कि पहले हम लोगों के पास यहाँ पर काफ़ी ऐसे फीचर्स थे जो कि हाइड थे, ठीक है, इनको हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जो कि सिलेक्टेबल फॉर्म के अंदर आ चुके हैं। हम वन बाय वन करके इन सबको देखेंगे, और ताकि हमें आइडिया हो कि मेजरली हमें कौन कौन से फीचर्स, कौन कौन से ऑप्शन जो है वो कॉर्ल ड्रॉ प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले अगर हम टाइटल बार की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट टैब है वो है फाइल की। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें ऑप्शन वो देता है न्यू फाइल की, या अगर हम लोगों के पास कोई ऑलरेडी टेम्पलेट मौजूद है, ठीक है, तो उस टेम्पलेट के थ्रू हम कोई न्यू फाइल अगर बनाना चाह रहे हैं। अगर हम कोई पहले से फाइल है उसे ओपन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है कोरल ड्रॉ के ऊपर और क्लाउड के ऊपर आपने अपना डेटा स्टोर किया हुआ है, वहाँ से भी आप यहाँ पर अपना काम जो है उसे इंपोर्ट करवा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आपका एक ऑप्शन है इंपोर्ट का। इस इंपोर्ट के थ्रू आप लोग कोई भी पिक्चर अपनी जो है किसी भी फ़ोल्डर में से अपने इस कैनवस पेपर के ऊपर आप इंपोर्ट करवा सकते हैं। और इन फ्यूचर हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ इस तरह की करेंगे जहाँ पर हमें ये वाले ऑप्शंस जो हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे। सेकंड हम लोगों के पास है एडिट का ऑप्शन, और क्योंकि अभी तक हमने अपना कोई काम यहाँ पर कोई एक्टिविटी भी नहीं की, तो इसमें से अभी भी कुछ ऑप्शंस जो हैं वो हाइड है, ठीक। और इसमें आपको बेसिक चीज़ें ही मिल रही हैं कि आप लोग कॉपी पेस्ट कट करना चाह रहे हैं चीज़ों को। व्यू के अंदर अगर हम आए तो यहाँ पर चीज़ें आपको ज़्यादातर मिलेंगी व्यू से रिलेटेड, ठीक है, लाइक जूम करना चाह रहे हैं, जूम आउट करना चाह रहे हैं, पेज को आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, फुल स्क्रीन के अंदर आप लेके आना चाह रहे हैं कि ये जितने भी ऑप्शन हैं ये आपको ना नज़र आए। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आप लोगों का है रूलर और गाइडलाइंस। अब रूलर ये देखें यहाँ पर ये, हाँ, इनके साथ जो है एक टिक का मार्क आपको नज़र आ रहा होगा, इट मीन्स कि ये भी सिलेक्टेड है। और रूलर्स जो है वो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, ये ये हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल, ये दोनों तरफ आपको ये चीज़ मिल रही होगी, ये हम लोगों का रूलर है। और अगर हमने इसको यहाँ से देखना है तो ये आप लोगों के पास रूलर का ऑप्शन है। अगर आप इसके अभी ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रूलर आपको ना नज़र आए, तो आप लोग इसके ऊपर सेलेक्ट करें तो ये हाइड हो जाएगा। लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट टूल है, तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि इसको सिलेक्ट करके रखें और इसको जहाँ जहाँ पर यूज़ किया जा सकता है वहाँ इसे लाजम यूज़ करें।
ठीक। और इसी तरह गाइडलाइंस गाइडलाइंस भी आपकी एक्स्ट्रा लाइंस होती हैं कुछ, जो कि जब हम रूलर्स यूज़ करेंगे वहाँ पर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि गाइडलाइंस जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, और रूलर्स के साथ क्यों ये लोग गाइडलाइंस जो है वो क्यों अटैच है। नेक्स्ट हम लोगों के पास है लेआउट। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम हमारे पास इंसर्ट पेज का एक और ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक न्यू पेज इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं या पेज का नाम चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी स्टार्टिंग में हमने इंट्रो के नाम से एक पेज बनाया, तो उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों की चीज़ें होंगी, जैसे कि इसमें पावर क्लिप है, ठीक है, और आप लोगों का अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट है, फिट ऑब्जेक्ट्स टू पाथ है, ऑर्डर है, फिर ग्रुप्स है, आपके ग्रुप करना है, आपने अनग्रुप करना चीज़ों को, और शेप से रिलेटेड आपकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी इसमें। ठीक है। और जॉइन कर्व्स है, फिर ये कुछ अभी क्योंकि अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अभी हमने यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं की, तो इस वजह से काफ़ी अभी ऑप्शंस यहाँ पर अभी हाइड है। लेकिन यहाँ पर कन्वर्ट टू कर्व है, ठीक है, कन्वर्ट टू बिट मैप है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑप्शंस, और ये लाजम आगे जो है हम अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर ये यूज़ करेंगे। अभी सिर्फ हम एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं ओवरऑल टूल का, तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और इनकी हमारे पास शॉर्टकट कीज़ भी अवेलेबल है, और ये हमारे टूल बॉक्स के अंदर भी ये चीज़ मौजूद होगी। इफ़ेक्ट्स के अंदर हम लोगों के पास एक्स्ट्रा फीचर्स, एक्स्ट्रा फ़िल्टर्स वगैरह आप लोग कह सकते हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोग डिस्टॉर्ट का जो फीचर है, ठीक है, वो, और बेवल, ब्लेंड, एनवेलप, एक्सट्रूड, ये लाजमी हम यूज़ करेंगे। ठीक। बिटमैप्स भी हम लोग यूज़ करेंगे, और एज अ इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बिटमैप हम लोग किसी इमेज को जब ट्रेस करना चाह रहे होंगे, ठीक है, ट्रेसिंग मल्टीपल टाइप की ट्रेसिंग होगी, लेकिन जो बेसिक ट्रेसिंग के अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, जो कि थोड़ी एडवांस लेवल की है, तो वहाँ पर हम लोग अपनी बिटमैप्स वगैरह को यूज़ करेंगे। इसी तरह हम लोगों के पास आगे और भी फीचर्स आ जाते हैं, जैसे टेक्स्ट का है, ठीक है, टैब्स का है, आप टेबल्स का है, टूल्स के अंदर भी आप लोगों के पास एक ऑप्शन आ जाता है मैक्रोज का। अब मैक्रोज यहाँ पर भी एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हम लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर होते हैं, कि आप लोग क्या काम करते हैं कि कोई आपने एक्टिविटी अपनी की है और उसको रिकॉर्ड कर लिया है, और कंप्यूटर अब उस चीज़ को खुद ही रिपीट करता रहेगा। तो वो वाला काम भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि अपनी एक रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें, और कोई भी एक्टिविटी हमने कोई शेप बनाई है, ठीक है, उसको हम मल्टीपल टाइम्स बनाना चाह रहे हैं, तो वो हम अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके एक दफ़ा कंप्यूटर को दिखा देंगे कि ये वाला काम आपने रिपीट करना है बार बार। तो जब वो काम हम अपना कर लेंगे, देन उसको हम स्टॉप करेंगे, और वही स्क्रिप्ट अपनी, ठीक है, वही अपनी एक्टिविटी हम मल्टीपल टाइम जो है कर सकेंगे, यानी कि एक ऑटोमेशन हो जाएगी। अगर एक काम आपको 10 दफ़ा करना पड़ रहा है, सेम काम, तो आपको 10 दफ़ा नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक दफ़ा काम करना पड़ेगा, और वो बाकी जो 9 दफ़ा है वो खुद ब खुद ही हो जाएगा। फिर विंडोज़ के अंदर हम लोगों के पास यहाँ पर डॉकर्स भी हैं, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट होगा। और टूल बार्स के अंदर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ जो टूल बार्स हैं हमारी वो सिलेक्टेड हैं, ठीक है, जैसे मेन्यू बार, स्टेटस बार, टूल बॉक्स। अब टूल बॉक्स जो है वो हम लोगों का ये वर्टिकल आप लोगों को कुछ ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये हम लोगों का टूल बॉक्स है। और इसी तरह हमारे मेन्यू बार और स्टेटस बार जो है वो यहाँ पर ये हैं सारे। ठीक। तो ये हम लोगों का हो गया था, स्टार्टिंग के अंदर हमने इन टैब्स को डिस्कस किया। अब हम लोग वन बाय वन करके जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं इनको देखेंगे, और साथ साथ मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि ये वाले जितने भी ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास, ठीक है, इनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती रहेगी, ठीक है, और ये बेस करेगा कि आपने कौन सा टूल अभी सेलेक्ट किया हुआ है। अभी के लिए क्योंकि हम लोगों के पास पिक टूल सेलेक्ट है, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे इस पूरे टूल बॉक्स के अंदर जो फर्स्ट वाला हम लोगों के पास ऑप्शन है वो अभी सिलेक्टेड है।
तो इसके ऊपर ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट अभी सिलेक्ट हुआ हुआ है, और इसकी सिलेक्शन के बाद हम लोगों के पास ये वो सारे ऑप्शंस हैं जो कि अभी अवेलेबल हैं, जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। इनके अंदर आप लोग देख रहे हैं कि जैसे रूलर का हमें ऑप्शन मिल रहा है, गाइडलाइंस का यहाँ पे ग्रिड का भी ऑप्शन आ रहा है, और गाइडलाइंस का भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, ठीक। और पेज का हम लोगों के पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल टूल जो है मेरा, ठीक है, मैंने उसको अगर सेलेक्ट किया है, तो आप लोग देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर काफ़ी ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि पहले नहीं थे, लेकिन अब मेरे पास यहाँ पर आ गए हैं। ओके, सो अब अगर हम बात करते हैं अपने टूल बॉक्स की। टूल बॉक्स के अंदर हम लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा जो फीचर्स हैं जो कि मोस्टली यूज़ होते हैं, ठीक है। यानी कि पूरे कोरल ड्रॉ के अंदर हम लोगों के पास जो फीचर्स, जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट हैं, वो हम लोगों के पास यहाँ पर सारे मौजूद हैं। अब वन बाय वन करके अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे फर्स्ट जो हम लोगों के पास ऑप्शन है यहाँ पर वो है पिक टूल का। अब वो जितने भी ये जितने भी सिंबल्स हैं जिनके साथ आपको बॉटम राइट के ऊपर एक एरो नज़र आ रहा है, ठीक है, इट मीन्स के वहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम लोगों के पास उसके सब फीचर्स भी आ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एरो तो हमें यहाँ पर एरो का सिंबल तो मिल रहा है, लेकिन उसके साथ यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन आइकन भी यहाँ पर आ रहा है हमें। अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप लोग देख रहे हैं कि वो मुझे बता रहा है कि इस ऑप्शन के अंदर मेरे पास टोटल 3 सब फीचर्स मौजूद हैं, ठीक है। फर्स्ट है पिक का, सेकंड है फ्री हैंड पिक का, और थर्ड है फ्री ट्रांसफॉर्म का। अब पिक टूल जो है वो आपका किसी भी एरिया को, किसी ऑब्जेक्ट को पिक करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मैं आप लोगों की आसानी के लिए पहले यहाँ पर एक शेप जो है वो ड्रा कर देता हूँ। तो हम लोगों के पास यहाँ पर एक शेप है रेक्टेंगल। मैंने इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर एक शेप ड्रा कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ पर ये मैंने अभी शेप ड्रा की है, ये यहाँ पर ना हो, ये यहाँ पर कहीं पे नीचे करके जो है ये वाली शेप हो। मैं क्या करूँगा, मैं अपना पिक टूल जो है उसे सेलेक्ट करूँगा, और शेप को सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग करूँगा, तो वो शेप मेरी यहाँ पर ड्रैग होके आ गई है, ठीक। अब ये था हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो पिक टूल सेलेक्ट हुआ हुआ था। लेकिन अगर यही काम मैं फ्री हैंड पिक से करना चाहूँ, अब फ्री हैंड का मतलब ये है कि मैं कर्सर को जहाँ-जहाँ, जैसे-जैसे मूव कर रहा हूँगा, वो सारा एरिया सेलेक्ट होता रहेगा, ठीक है। जैसे पिक टूल के अंदर आप लोग ये देख रहे हैं कि मैंने एरिया एक सेलेक्ट किया, आपको एक डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। तो अब इस एरिया के अंदर जो मैंने अभी डॉटेड लाइन को सेलेक्ट किया था, उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे होंगे वो सारे अब सेलेक्ट हो चुके हुए हैं, ठीक है। अभी के लिए क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था, तो वो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। लेकिन यही काम अगर मैं करना चाहूँ फ्री हैंड पिक टूल से, क्या होगा कि आप लोग अब ये देखेंगे कि जैसे-जैसे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ठीक है, वो डॉटेड लाइन भी उसी लिहाज से चेंज होती जा रही है, ठीक है। अब इस एरिया के अंदर जो आप लोगों ने देखा था, जो कि स्मूथ नहीं थी, ठीक है, उसमें फ्रीली वो लाइन ड्रॉ हुई थी, तो उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे होंगे वो भी अब सारे सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक। अब आप लोग वैसे यहाँ पर देख रहे होंगे कि हम लोगों का जो पेपर है वो सिर्फ इतने पार्ट के अंदर है, ठीक है, और बाकी की सारी जो स्पेस है वो फ्री पड़ी हुई है। अब इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम लोग अपना जितना भी काम कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग इस वाइट स्पेस को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दोबारा रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट किया, और यहाँ पर भी जैसे मैंने ड्रॉ किया तो यहाँ पर भी ये चीज़ ड्रॉ हो गई। लेकिन एक चीज़ का आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप इस पेपर के बाहर जितना भी काम करेंगे, ठीक है, वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, वो काम होगा।
लेकिन जब आप प्रिंट करने लगेंगे या सेव करने लगेंगे तो आपका वो काम जो कि सिर्फ इस पार्ट के अंदर आ रहा है, ठीक है, सिर्फ उतना काम ही आपका सेव होगा और बाकी जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि अगर आप इस स्पेस को एज अ रफ वर्क यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इट्स फाइन। लेकिन अगर इसमें से कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है और जो आपने प्रिंट करनी है, सेव करनी है, तो फिर आप कोशिश करें कि उसको अपने इस पार्ट के अंदर आप लोग लाजम लें। ठीक। अब फॉर एग्जांपल इस शेप को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो सिंपली मैं डिलीट का बटन प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से और ये शेप डिलीट हो जाएगी। अब अगर हम बात करें शेप्स के ऊपर, ठीक, तो जैसे मैंने अपने रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट किया था, ठीक है, और यहाँ पर मैंने सिर्फ ड्रॉ किया था, तो ये मेरे पास एक शेप बन गई थी, ठीक। लेकिन ये जो शेप बनी है ये भी मेरे पास एक तरह से फ्री हैंड है। और फ्री हैंड का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर लेफ्ट बटन अपने माउस का जो है वो प्रेस किया है और जहाँ जहाँ मैं अपने कर्सर को लेके जा रहा हूँ, ठीक है, उसकी विड्थ और हाइट के मुताबिक, तो वो वैसे ही बनता जा रहा है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक परफेक्ट शेप बने, अब परफेक्ट शेप का मतलब ये है कि जितनी भी उसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं वो सारी ठीक हों, ठीक, यानी कि जो विड्थ है, हाइट है, वो सारी सेम हो, उनकी वैल्यू सेम हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ पर अपने कीबोर्ड से इसको, अभी मैंने अपने कर्सर को रिलीज नहीं किया, ठीक है, तो मैंने अपने जो कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस किया और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास एक स्क्वायर बन गया। अगर हम लॉजिकली देखें कि एक रेक्टेंगल जो है, ठीक है, जिसके अंदर रेक्टेंगल की अगर डेफिनेशन की जाए तो यही है कि उसके आमने सामने की जो लेंथ है, ठीक है, जो उनकी वैल्यूज़ हैं लाइंस की, वो सेम होती है, ठीक है। और परफेक्ट के अंदर अगर हम एक रेक्टेंगल को लें तो इसका मतलब ये है कि वो चारों जो लाइंस हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू सेम होगी। और चारों लाइंस की जब वैल्यू सेम होगी तो वो रेक्टेंगल जो है वो आपकी अ, उसकी वैल्यू चेंज होके वो एक स्क्वायर के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल की परफेक्ट शेप जो है वो स्क्वायर है। और अगर हम यहाँ पर बात करें, हम लोगों के पास एक दूसरी शेप फैमिली भी है जो कि इक्लिप्स टूल्स है हमारे पास। और अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ड्रा करता हूँ तो आप लोग देख रहे हैं कि ये एक इक्लिप्स बन रहा है मेरे पास, ठीक है, ये भी सर्कल नहीं है, ठीक है। उसको सर्कल बनाने के लिए अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सर्कल ड्रा हो, ठीक है, तो मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा तो आप लोग अब देख रहे हैं कि इवन अगर इसको मैं छोटा कर रहा हूँ या फिर इसका साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये परफेक्टली हर पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यूज़ सेम सीक्वेंस से ही इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही मैं यहाँ पर कंट्रोल का बटन रिलीज़ करता हूँ तो आप लोग देख रहे हैं कि विड्थ जो है वो इसकी ज़्यादा है और हाइट जो है वो कम है, ठीक। ओके, सो अब हम अपने इन फीचर्स के ऊपर बात करते हैं कि जैसे ही मैंने रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट किया तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो कुछ ऐसे ऑप्शंस थे जो कि हाइड थे वो भी अब यहाँ पर अनलॉक हो चुके हुए हैं। तो वन बाय वन करके हम लेफ़्ट टू राइट एक एक ऑप्शंस को जो है वो देखते हैं। जो सबसे पहला आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है वो है एक्स और वाई, यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, यानी कि ये एक्स और वाई प्लेन के ऊपर कुछ वैल्यूज़ आपको बता रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक। अब अगर इस रूलर को मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूँ और इसको भी यहाँ पर ड्रैग करता हूँ, ठीक, तो ये सिर्फ आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए कि जब हम लोग प्लेन्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं, एक्स और वाई प्लेन के ऊपर, तो हम हर दफ़ा इसी चीज़ को देखते हैं कि एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक हमारे पास वर्टिकल लाइन है। और हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोगों के पास एक्स एक्सिस को डिफ़ाइन कर रही होती है और जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस को डिफ़ाइन कर रही होती है। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ज़ाहिर-सी बात है ये भी इस प्लेन में कहीं न कहीं लाई कर रहा है। तो इसकी वैल्यू
जो भी होगी x की और y की, वो आपको यहाँ पे वो बता रहा है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि x की वैल्यू अभी यानी कि हॉरिजॉन्टल जो इसकी लोकेशन है, ठीक है, वो है 3.75। अगर मैं इसको चेंज करके 10 कर देता हूँ, ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि ये लेफ्ट और राइट, ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल वे में इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। ये देखें, ये पहले लेफ्ट पे था और जैसे मैंने इसकी वैल्यू इंक्रीज की तो ये राइट की तरफ मूव कर गया। और जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर y की है वो है 9.5। तो अगर मैं इसकी वैल्यू भी चेंज करके 15 कर देता हूँ तो आप लोग नोटिस करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट अब हाइट की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ जो है वो इंक्रीज करेगा। यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ और अभी यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज़ देखी कि वो गायब हो गया ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस की वैल्यू मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे रख दी। अगर मैं इसको यहाँ पर इवन 11 करता हूँ, ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि ये वो पॉइंट है, ये वो वैल्यू है जहाँ पर फिर भी हमारे इस कैनवस के अंदर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ये वैल्यूज़ आप बाय डिफ़ॉल्ट भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यानी कि खुद से भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप नहीं चेंज करना चाह रहे तो सिंपली आप इसको अगर पिक टूल सेलेक्ट करके मूव करेंगे तो आप लोग नोटिस कीजिएगा कि ये वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी। ठीक, अब आप देखें कि ये यहाँ पर जब मैंने इसको रिलीज़ किया है ऑब्जेक्ट को तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 4.2 और y की वैल्यू है 10.673। इसी तरह अगर हम इन दो ऑप्शंस की बात करें तो ये आपकी विड्थ या हाइट इसको इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये पहले वाली जो ये पहला जो ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग नोटिस करेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल एक यहाँ पर सिंबल बना हुआ है और इसकी वैल्यू है 5.739। अगर यहाँ पर मैं 10 ऐड कर देता हूँ तो आप लोग नोटिस कीजिएगा कि इस ऑब्जेक्ट की जो विड्थ है, ठीक है, वो इंक्रीज कर जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो ये देखें इसकी विड्थ इंक्रीज कर दी गई है और हाइट इसकी अभी है 2.484 इंच। इसको अगर मैं 6 कर देता हूँ, ठीक है, तो आप लोग ये देखेंगे ये इसकी हाइट भी इंक्रीज कर गई है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोगों के पास जो दूसरे ऑप्शंस हैं वो हैं मिरर हॉरिजॉन्टली और मिरर वर्टिकली। यानी कि अगर मैं फ्लिप करना चाह रहा हूँ ये वाला पार्ट जो है जो राइट पर है, ठीक है, उसको अगर मैं लेफ्ट पे करना चाह रहा हूँ डेफिनेटली मुझे इसे हॉरिजॉन्टल वे में फ्लिप करना पड़ेगा कि ये वाला पार्ट यहाँ पर आ जाए और ये वाला पार्ट यहाँ पर चला जाए। और अगर मैं वर्टिकल वे में इसको फ्लिप करना चाह रहा हूँ कि टॉप वाला पार्ट जो है वो इधर नीचे आ जाए और नीचे वाला पार्ट जो है वो ऊपर चला जाए तो मुझे इसको वर्टिकली फ्लिप करना पड़ेगा। आगे हम लोगों के पास 3 ऑप्शंस हैं जो कि आपको एक डिज़ाइन दे रहे होते हैं आपके कॉर्नर्स का। ठीक, अभी अगर हम देखें यहाँ पर कि ये एक बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो इस रेक्टेंगल के कॉर्नर सेलेक्ट हुए हुए हैं वो कुछ इस तरह के हैं, ठीक है, लाइक स्ट्रेट। लेकिन अब अगर मैं इनको चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास अ, यहाँ पर ये जो एज है मैं चाह रहा हूँ कि ये राउंडेड हो। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, आपको यहाँ पर 4 बॉक्स नज़र आ रहे होंगे। हर बॉक्स जो है वो एक एज को डिनोट कर रहा है। ठीक, टॉप लेफ्ट वाला जो है वो टॉप लेफ्ट वाले एज को डिनोट कर रहा है। जो बॉटम लेफ्ट वाला है वो इधर बॉटम लेफ्ट वाले एज को जो है वो डिनोट कर रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर 2 करता हूँ और जैसे ही एंटर करूँगा आप लोग नोटिस कीजिए कि ये जो एज है मेरे पास ये राउंडेड कॉर्नर के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक, यहाँ पर आप लोग नोटिस करेंगे कि मेरे पास एक लॉक का आइकन शो हो रहा है, ठीक है, और ये भी अनलॉक है। अगर मैं चाहता हूँ कि जो भी वैल्यू मैं एंटर कर रहा हूँ वो बाकी एजेस के ऊपर भी सेम तरह अप्लाई हो। ठीक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले मैं यहाँ पर 0 ही एंटर कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं लॉक कर देता हूँ।
अब लॉक से क्या होगा कि मैं जो भी वैल्यू ऐड करूँगा किसी एक एज के ऊपर, वही वैल्यू बाकी जगहों के ऊपर भी ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देगा वो, ठीक है? अब देखें अगर मैं यहाँ पर 2 एंटर करता हूँ, तो वही 2 की वैल्यू मेरे पास बाकी एजेस के ऊपर भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी, ठीक? लेकिन मैं अगर ये चाहता हूँ कि इस एज की वैल्यू कुछ और हो, इसकी कुछ और हो और बाकी जो 2 हैं उनकी भी अलग-अलग ही हो कोई वैल्यू, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अनलॉक करना पड़ेगा और फिर मैं 1 बाय 1 करके अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ, ठीक है? और वो सिर्फ़ उसी एज के ऊपर ही अप्लाई होगी। अब ये आप लोग यहाँ पर देखें कि हम लोगों के पास 3 तरह के कॉर्नर्स यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट में मिल रहे होते हैं, ठीक? जो फर्स्ट है वो है राउंडेड कॉर्नर, जो ऑलरेडी भी सिलेक्ट है, यानी कि यहाँ मैं जो भी वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा है उसको राउंडेड कॉर्नर के अंदर कन्वर्ट करता जा रहा है। जो सेकंड है हम लोगों के पास है वो है स्कैलप हेड। अब स्कैलप हेड को जब मैं सिलेक्ट करूँगा तो आप लोग देखिएगा कि मेरे पास जो एजेस हैं, ठीक है? उनका डिज़ाइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ये देखें। यहाँ पर वैल्यूज़ आपकी वही रहेंगी जो आप लोगों ने यहाँ पर डिफ़ाइन की हुई है, ठीक है? लेकिन ये स्टाइल जो है आपके शेप का, ठीक है? जो एजेस की जो कट शेप है वो चेंज हो रही है यहाँ पर, ठीक? और जो थर्ड है वो है हम लोगों के पास चैमफर्ड। अगर मैं चैमफर्ड को यहाँ अप्लाई करता हूँ, तो आप लोग देखें कि हम अगर चैमफर्ड अप्लाई हुआ होगा तो आपके पास इस तरह का कुछ डिज़ाइन जो है वो आ रहा होगा। अब ये 3 हम लोगों के पास जो कॉर्नर्स के स्टाइल आ रही हैं, ये हैं रेक्टेंगल शेप से रिलेटेड, ठीक? अगर मैं यहाँ पर इक्लिप्स को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल मैंने यहाँ पर प्रेस किया हुआ है, ठीक? एक परफेक्ट शेप मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है? कंट्रोल को रिलीज़ करने से पहले मैंने माउस का जो बटन है उसे रिलीज़ किया है और फिर मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल को रिलीज़ किया है। अब यहाँ पर अगर आप लोग नोटिस करें कि मेरे पास अब ये वैल्यूज़ तो वही आ रही हैं, ठीक है? एक्स और वाई एक्सिस की कि ये हाइट, विड्थ, इसकी पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है? और हाइट का साइज़, विड्थ का साइज़ क्या इसका हो। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करें क्योंकि मैंने कंट्रोल प्रेस करके बनाया था, तो ये वैल्यूज़ मेरे पास हाइट और विड्थ दोनों सेम है। अगर मैं कंट्रोल बटन प्रेस ना करके इसको बनाता तो फिर हाइट और विड्थ चेंज हो सकती थी। सिमिलरली हॉरिज़ॉन्टली और वर्टिकली फ्लिप आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है? अभी मैं ये चीज़ें इस वजह से नहीं करके दिखा रहा क्योंकि अभी अगर इसको मैंने फ्लिप किया तो आप लोगों को प्रॉपर आइडिया ना हो शायद, ठीक है? जब हम इसमें कलर्स फिल करेंगे तब मैं जब फ्लिप करूँगा तब आपको प्रॉपर आइडिया हो रहा होगा। अब यहाँ पर हम लोगों के पास डिफरेंट स्टाइलिंग आ गई है जो कि सर्कल से रिलेटेड है, ठीक है? पहले जो हमने चैमफर्ड और स्कैलपॉड डिज़ाइन देखे थे, वो थे रेक्टेंगल से रिलेटेड, लेकिन ये वाला जो है ये आपका सर्कल से रिलेटेड है। तो इसमें फर्स्ट जो है वो है आपका इक्लिप्स, जो कि अभी तक हम यूज़ करते आ रहे हैं। जो सेकंड है वो है हमारा पाई। अब अगर मैं पाई के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, लाइक मैं ये वाला डिज़ाइन जो है वो यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो आप लोग नोटिस कीजिएगा कि ये शेप इसकी जो है वो पाई शेप में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है? अगर पाई चार्ट जैसे हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो एग्जैक्टली वैसा ही ये वाला सर्कल कट हो गया। या अगर मैं आर्क चाह रहा हूँ, ठीक है? लाइक ये वाला पार्ट नहीं मैं चाह रहा और ये सिर्फ एक आर्क चाह रहा था, कर्व चाह रहा था, तो अगर मैं ये वाला पार्ट सेलेक्ट करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देखें कि ये वाला पार्ट जो है वो ख़त्म हो गया और इसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है। कैसे? अगर हम यहाँ पर एक तो एंगल चेंज करें, ठीक है? आप जैसे ही यहाँ पर कर्सर लेके जाएंगे तो आपको अ, होवर के अंदर कुछ डिटेल्स बताना शुरू कर देगा, ठीक? तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग एंगल्स, ये मैं स्टार्ट कहाँ से करना चाह रहा हूँ, ज़ीरो एंगल से, लाइक ये मेरा ज़ीरो एंगल है और यहाँ से लेके मैं चाह रहा हूँ कि 270 तक मेरी जो शेप है वो ड्रा हो। अगर मैं यहाँ पर इसको 180 कर देता हूँ, तो आप लोग देखेंगे जो आर्क अप्लाई हुई है वो सिर्फ 180 डिग्री के ऊपर ही हुई है, ठीक है? 180 इट मीन्स कि हाफ सर्कल जो है सिर्फ वही मेरे पास यहाँ पर अप्लाई हुआ है। और यहाँ पर इसको अगर हम वैसे फ्लिप करें तो हमें आइडिया हो सकता है अच्छा कि अभी आर्क हम लोगों के पास है ऊपर वाली साइड पे,
तो अगर मैं इसे वर्टिकली फ्लिप करूँ तो ये आर्क नीचे आ जाएगी और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो खाली हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके मिरर वर्टिकली के ऊपर मैंने सेलेक्ट किया और अब आप लोग यहाँ देखेंगे ये मेरी जो शेप है, ठीक है, ये फ्लिप हो गई है। पहले ये पार्ट ऊपर को था, अब ये वाला पार्ट जो है नीचे को आ गया। ठीक, इसी तरह हम लोगों के पास एक और फैमिली है जो कि पॉलीगॉन फैमिली है। ठीक, पॉलीगॉन्स को अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पॉलीगॉन एक बनाया, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है ये वाली वैल्यू। ठीक है, और ये एक्चुअली बताता है कि कितनी साइड्स हम चाह रहे हैं शेप की। अब यहाँ पर अगर आप लोग नोटिस करें तो हम लोगों के पास ट्रायंगल की जो शेप है वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हम लोगों के पास पॉलीगॉन है और पॉलीगॉन के अंदर आपको ट्रायंगल नहीं मिल रहा होता। तो अगर यहाँ पर मुझे ट्रायंगल ही बनानी है तो मैं क्या करूँगा, पहले तो पॉलीगॉन मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आके जो साइड्स हैं, क्योंकि पॉलीगॉन में हम लोगों के पास टोटल 5 साइड्स होती हैं और ट्रायंगल में हमारे पास टोटल 3 साइड्स होती हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 लिख के एंटर किया तो आप लोग देखें अब मेरे पास 3 एजेस आ गई हैं, 3 साइड्स बन गई हैं। ठीक है, और जैसे ही वो 5 था तो पॉलीगॉन की जो प्रॉपर्टी है उसने वो वाली अप्लाई यहाँ पर करके 5 साइड्स अप्लाई कर दी थी। ठीक, तो ये वैल्यू आप डिफरेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह का आपका काम है, जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उसके लिहाज से आप पॉलीगॉन को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर हम लोगों के पास एक स्टार का ऑप्शन है। ठीक, इसको मैं डिलीट करता हूँ और ठीक, अब जैसे ही स्टार सेलेक्ट हुआ था तो यहाँ पर भी आपको उसने मल्टीपल कुछ पॉइंट्स बताए हैं। ठीक है, एक हम लोगों के पास आता है कॉम्प्लेक्स स्टार, ठीक, और दूसरा है सिंपल स्टार। अब कॉम्प्लेक्स स्टार के अंदर क्या होता है कि हम लोगों के पास स्टार इस तरह का जो है वो बन रहा होता है। ठीक, अब यही डिज़ाइन हम लोग ट्रायंगल के थ्रू भी बना सकते हैं। अगर आप नोटिस करें कि ये हम लोगों के पास एक ट्रायंगल बनी हुई है, ठीक है, एक हमारे पास ये ट्रायंगल है और एक हम लोगों के पास ये वाली ट्रायंगल है। ठीक, तो ये 3 ट्रायंगल्स को यूज़ करते हुए हम ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये उन्होंने ऑप्शन दी हुई है कि हम ये बना सकते हैं सिंपली इस टूल को यूज़ करके। ठीक, फोर्थ हम लोगों के पास यहाँ पर है स्पाइरल। अगर मैं यहाँ पे स्पाइरल यूज़ करता हूँ, ठीक है, मैंने स्पाइरल सेलेक्ट किया और ये मैंने स्पाइरल यहाँ पे बना दिया। ठीक, अब एक मेन चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शेप्स के लिहाज से, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि जो भी शेप है आपके पास और वो आपने उसको जब सेलेक्ट किया हुआ है तो आपके पास सेंटर में एक क्रॉस का साइन आ रहा होगा। ठीक है, ये आपको एक क्रॉस का साइन नज़र आ रहा है। सेम अगर मैं यहाँ पर जा रहा हूँ तो ये देखें, यहाँ पर भी आपको सेंटर में एक क्रॉस का साइन बता रहा है। ठीक, अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसकी मैं ओरिएंटेशन चेंज करूँ, ठीक है, इसको रोटेट मैं करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूँगा कि सिंपली मैंने यहाँ पर इस क्रॉस के ऊपर प्रेस किया और मेरे पास कुछ डिफरेंट यहाँ पर वैल्यूज़ आना शुरू हो गई। ठीक है, डिफरेंट सिंबल्स बनना शुरू हो गए। अब ये सिंबल एग्जैक्टली वैसे ही है कि मैं इसको अगर सेलेक्ट करूँ और रोटेट करूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और वो आपको दोनों डायरेक्शन में बता रहा है कि आप इस साइड पे भी और इस साइड पे दोनों तरफ इसको रोटेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है ये हिंट है कि अगर मैं यहाँ पर आके इसको रिलीज़ करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास अब ऑब्जेक्ट इस पोजीशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, अगेन हम इसको किसी भी पॉइंट से इसको हम चेंज कर सकते हैं, स्पेशली इन 4 पॉइंट से। ठीक, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो कि रोटेशन के दौरान भी
जो सेंटर पॉइंट है वो मेरा चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, यानी कि ये पॉइंट हमेशा वहीं पर रह रहा है और बाकी की जो चीज़ें हैं वो रोटेट हो रही हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये वो पॉइंट है जो कि मेरा चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, और बाकी चीज़ें मूव हो जाए चाहे, तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपना सेंटर जो है वो चेंज कर लूँगा। सेंटर हम कैसे चेंज करेंगे? ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, इसके ऊपर मैं अपना कर्सर लेके आऊँगा और इसको सेलेक्ट करके मैं ड्रैग करके उस पॉइंट के ऊपर ले जाऊँगा जहाँ मैं चाहता हूँ कि ये स्टिक रहे, ठीक है, ये पिवट बन जाए वहाँ पर, ये मूव ना करे। तो इसको मैंने यहाँ पर रखा और यहाँ पर रखने के बाद अब मैं जब इसको मूव कर रहा हूँ तो आप लोग यहाँ पर नोटिस करेंगे कि वो पॉइंट जो अभी मैंने डिफाइन किया है, ठीक है, वो वहीं पर है और बाकी पूरी जो मेरे पास शेप है वो रोटेट करना शुरू हो गई है, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट जो है ये मेरा चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, ये मूव नहीं कर रहा और ये हम किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी भी जगह पर जाकर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। और जो ये सेकंड आप लोगों को एक और सिंबल नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये आप लोगों की शेप के अंदर इलास्टिसिटी जो है उसको ऐड कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा राइट की तरफ खींचना चाह रहा हूँ इस शेप को, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से आके इसको सिलेक्ट किया और कुछ इस तरह मैंने यहाँ पर जाके इसको रिलीज कर दिया और यहाँ से भी अगर मैं इसको थोड़ा खींचना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ये देखें, ये मेरे पास एक डिफरेंट प्लेन के ऊपर ही वही ऑब्जेक्ट जो है वो मैप कर रहा है, ठीक। अगर इसके अंदर हम एक एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर ऐड कर दें, ठीक है, तो हम इसी ऑब्जेक्ट को 3D के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। इसको फिलहाल मैं डिलीट करता हूँ और जो मेरे पास स्पाइरल है, स्पाइरल को अगर हम मूव करना चाहें, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला पार्ट जो है मेरे पास यहाँ पर कहीं पर आ जाए, ठीक है, तो ये देखें अब ये वाला पार्ट मेरे पास पहले यहाँ पर था, अब ये यहाँ पे आ चुका है और वही चीज़ मैं यहाँ पर भी ऐड कर सकता हूँ कि इसको मैंने खींच के जब यहाँ पर जाके छोड़ा है तो ये मेरे पास एक डिफरेंट डायमेंशन जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के फीचर, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स भी हम समटाइम यूज़ कर रहे होते हैं अपने लोगोस के अंदर, या कोई चीज़ अगर हम बना रहे हैं, कोई ब्रोशर वगैरह, तो बेसिक शेप्स के थ्रू भी हम कुछ चीज़ें जो है वो गेट कर सकते हैं बजाय इसके कि हम एडवांस टूल्स हाँ यूज़ करना शुरू करते हैं, ठीक। फाइनली हम लोगों के पास यहाँ पर एक फीचर है ग्राफ पेपर का। तो मैंने ग्राफ पेपर यहाँ पर सेलेक्ट किया और अभी के लिए ग्राफ पेपर में मैंने जो वैल्यूज़ रखी हुई हैं वो है 20 रोज़ और 20 कॉलम्स। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने ग्राफ पेपर अपना यहाँ पर बना लिया, ठीक। और ये हेल्प मुझे इस तरह भी कर सकता है कि मैं अगर एक रेक्टेंगल बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, और ये रेक्टेंगल अभी मैंने बनाई है मुझे लेकिन आइडिया नहीं है कि इसकी क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है, लाइक यहाँ पर तो वैल्यू हमें पता चल रही है लेकिन अगर मैं एक ख़ास इन पॉइंट्स के हिसाब से बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो वो मुझे नहीं पता चल सकता। तो वो काम हम आसानी से यहाँ पर कुछ इस तरह कर सकते हैं कि किसी एक पॉइंट के ऊपर मैं गया हूँ और यहाँ से मैंने ड्रा करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर मेरी रेक्टेंगल जो है वो ड्रा हो गई है, ठीक। अभी हमें प्रॉपर नहीं पता चल रहा लेकिन हम इसका जो बाउंड्रीज हैं उसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक। मैं यहाँ पर आया और अभी इसकी वैल्यू है 2.08 पिक्सल्स, तो मैं इसको 20 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास जो शेप बनी है, ठीक है, उसको मैं एक्स्ट्रा यूनिट्स के तौर पर भी डिफाइन कर सकता हूँ।
ठीक। अब यही वाला काम हम लोग खुद से भी ग्राफ पेपर बना के कर सकते हैं, और एक और हम लोगों के पास यहीं पर ऑप्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है शो ग्रिड। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो बैकग्राउंड के ऊपर आप लोग देखेंगे मेरे पास एक ग्राफ पेपर ऑटोमेटिकली बन गया है। तो डेफिनेटली हम इस ग्राफ पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ रेफरेंस। अगर नहीं करना चाह रहे तो हम खुद से भी अपनी मर्ज़ी का जो ग्राफ है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक। सो आज के लेक्चर में सिर्फ हम लोग इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।